हेलो दोस्तों, एजुकेशन टू इन में आपका स्वागत है। आज हम आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 का जो कि 29/8/2018 के थर्ड शिफ्ट का वर्नियर सेट है, इसे हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत प्रश्न चिन्ह दिए गए उत्तर के चित्रों में सन्निहित है। वह उत्तर चित्र कौन सा है? यह जो फिगर दिखाई दे रहा है, इन चारों ऑप्शन में से किस में सन्निहित है, यही हमें ज्ञात करना है। तो ये वाला फिगर देखिए, पहले में जो है वह दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार बना हुआ। तो यह जो फिगर है वह पहले में सन्निहित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है वह तीसरे विकल्प में दिया गया है, जो कि सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुबह के 6:43 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच न्यून कोण का माप कितना होगा? तो फार्मूला होता है 30h - 11/2m। h जो होता है वह घंटा होता है, m जो होता है वह मिनट होता है। तो हम लिखेंगे 30 घंटे के लिए 6 - 11/2 मिनट के लिए 43। इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 180, और इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3, 7, 4। इसे भाग देंगे 2 से तो आ जाएगा 2, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12 और 0.5, 2 5 10। यानी 180 में 236.5 घटाएंगे तो अंतर होगा, चाहे बड़ा वाले में से छोटा को घटा देंगे तो है 236.5 में से 180 घटाएंगे तो आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आएगा 6 और ये हो जाएगा 13। 13 में से 5 जाएगा तो 13 में से 8 जाएगा तो बचेगा 5, यानी 56.5 जो इसका होगा तो वह न्यून कोण होगा 56.5 डिग्री। तो 56.5 डिग्री जो है वह दूसरे विकल्प में दिया गया है, इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक टेलीविज़न कार्यक्रम 4 सही 2/3 घंटे चलता है। यदि कुल समय का 1/5वां भाग विज्ञापन में व्यतीत होता है तो टेलीविज़न कार्यक्रम के वास्तविक अवधि कितनी होगी? तो इसे हम पहले भिन्न में बदलेंगे। तो 3 का गुणा करेंगे 4 में और 2 जोड़ेंगे तो 4 तिहाई 12, 2 14/3 हो जाएगा। कह रहा है 1/5 भाग विज्ञापन में खर्च हो रहा है, यानी अगर हम टोटल 5 भाग मान ले तो एक विज्ञापन में खर्च हो रहा है, तो हमें बचा जो है वास्तविक अवधि वह 4 बचेगा और टोटल अवधि है 5। तो हमें वास्तविक अवधि ज्ञात करनी जो कार्यक्रम को चलाता है, तो 4/5 बचेगा जो टोटल कार्यक्रम चलाएगा। तो इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 56। 14 में 4 का गुणा करेंगे 56, 15 में 3 का गुणा करेंगे, 5 में 3 का गुणा करेंगे आएगा 15। इसे काटेंगे तो 15 से इसे काटेंगे तो 15 तिहाई 45 बचेगा 11। 11 ऊपर लिखेंगे 15 नीचे, यानी 3 सही 11/15 जो इसका सही मतलब टेलीविज़न का कार्यक्रम की वास्तविक अवधि होगी वह 3 सही 11/15 घंटे। तो इसका जो सही जवाब होगा वह चौथे ऑप्शन में दिया गया है, 3 सही 11/15 घंटे इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है 1 जनवरी 2018 को चौथे और उपांत दिन इंदौर के होलकर स्टेडियम में दिल्ली पर 9 विकेट के शानदार जीत के बाद 2017 रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीतकर किस टीम ने इतिहास रचा? तो इसका सही हो जाएगा विदर्भ सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब घड़ी में शाम के 6:44 बजे हो तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच
दो कोणों में सबसे छोटे कोण का मान कितना होगा। तो फार्मूला अभी हमने देखा है 30h माइनस 11/2 यम। इसमें गुणा करेंगे 30 में 6 का गुणा करेंगे आ जाएगा 180 माइनस 11 में 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 8 4/2। इसे काटेंगे तो 2 4 2। 180 इधर है और 142 इधर है तो 242 है। 242 में से 180 हम घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 14। एक इससे हासिल लेगा 2 से तो हो जाएगा 14। 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा 6, यानी 62 डिग्री जो होगा वह इसके बीच की न्यून कोण होगी। तो इसका सही जवाब होगा जो कि तीसरा विकल्प में दिया गया है 62 डिग्री इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकार ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर राज्य में गरीबों के लिए प्रकाश है तो विकास है नामक एक मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना का शुभारंभ किया है। तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। यह पुराना करंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित है। तो जो रजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी और इल्तुतमिश जो था वह गुलाम वंश का राजा था। गुलाम वंश को हम दास राजवंश भी कह सकते हैं क्योंकि गुलाम जो होता है वह दास होता है तो दास राजवंश भी इसी को कहते थे। तो इसका सही जवाब जो होगा वो पहले विकल्प में दिया गया है दास राजवंश, उसी का से संबंधित है रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा जो है न्यून कोण है तो 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का मान कितना है यह हमें बताना है। तो जब थीटा न्यून है तो हम यहाँ लेते हैं थीटा का मान 45, तो साइन थीटा 45 का मान 1/√2 होता और कास थीटा भी 45 का मान 1/√2, यानी जो थीटा का मान है वह 45 डिग्री होगा क्योंकि दोनों पे बराबर होना चाहिए। साइन थीटा बराबर कास थीटा बराबर होनी चाहिए। तो हम थीटा का मान 45 डिग्री ले लिए तो यहाँ रखेंगे 2। 45 डिग्री का 1/2 होता है तो 1/√2। 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो यहाँ हम रखेंगे 1/√2 और इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि साइन स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा। माइनस 3 रखेंगे। उसी प्रकार 45 डिग्री का मान रखेंगे 1/2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मान भी 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से काट देंगे, पहले 1 बचेगा और यहाँ बचेगा -3/2। जब इसे हल करेंगे तो 2 से इसमें गुणा करेंगे और 3 घटाएंगे तो आ जाएगा -1/2 जो इसका सही जवाब है। और यह दिया गया है वो दूसरे विकल्प में दिया गया है, दूसरा इसका विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण विद्युत उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युत उपकरण एक समान रूप से कार्य करते रहेंगे। इसका सही जवाब जो होगा वो एक समान रूप से कार्य करते रहेंगे, जो खराब होगा सिर्फ वही बंद होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है। तो जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह गोली चलने पर
मान लीजिए यहाँ कोई बंदूक है, जब इसमें जो गोली रहेगा वह स्थितिज ऊर्जा जो होगा वह गति के रूप में इस परिवर्तित हो जाएगी। तो यही हमसे पूछा है कि संभावित स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है तो गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही दर्पण प्रतिबिंब दर्शाता है। यहाँ देखेंगे जो दर्पण रखा गया है वह इसके नीचे रखा गया है। इसका जो सही दर्पण प्रतिबिंब कह रहा है तो इसका वास्तविक में जल प्रतिबिंब हमें ज्ञात करना है, क्योंकि चारों ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इसके न तो दाहिने तरफ दर्पण रख के हम इसका मान निकाल सकते हैं, न तो बाएं दर्पण रख के हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो इसका सही जो जवाब होगा वह इसका जल प्रतिबिंब, यानी नीचे की तरफ अगर हम दर्पण रखेंगे तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा वही हमें बताना है। तो इस प्रकार रखेंगे तो आई कुछ इस प्रकार बनेगा और यन कुछ उल्टा बन जाएगा इस प्रकार, यस भी कुछ उल्टा बन जाएगा कुछ इस प्रकार, टी भी उल्टा बनेगा, वन भी जो बनेगा वो उल्टा बनेगा कुछ इस प्रकार से, और जो उसके बाद टी है टी भी उल्टा है, यू है यू भी उल्टा बनेगा, आर भी उल्टा बनेगा कुछ इस प्रकार से, उसके बाद तीन भी कुछ इस प्रकार से आई। इस प्रकार से जो फिगर बना हुआ है वही इसका सही दर्पण प्रतिबिंब होगा, यानी जल प्रतिबिंब भी कह सकते हैं हम इसे। तो इस प्रकार का जो प्रतिबिंब बना है वह पहले विकल्प में बना है और इसका पहला विकल्प ही सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शहर में एक सप्ताह का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार की औसत तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस है और गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार की औसत आयु 29 डिग्री सेल्सियस है, तो गुरुवार के लिए दर्ज तापमान कितना होगा यह हमें ज्ञात करना है। तो इससे हम आप लोगों को हल करके दिखाते हैं। तो मान लीजिए 7 सप्ताह है उसका जो औसत है वो 28 डिग्री सेल्सियस है। इसका जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7 8 56, हासिल लगा 5, 7 दूनी 14, 5 19, 196। यहाँ पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 4 दिन का दिया गया है औसत, तो 4 से हम गुणा करेंगे 27.5 डिग्री सेल्सियस में। तो 27.5 डिग्री में करेंगे तो 4 पचे 20, हासिल लगा 2, 4 सते 28, 2 30, हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11, तो इसका 110 हो जाएगा। और इसका गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार इन चारों का गुणा करेंगे 29 में तो आ जाएगा 36, 4 दूनी 8 और 8 3 11। तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम, क्योंकि 4 दिन इसमें और 4 दिन इसमें है, तो इन दोनों का जोड़ करेंगे तो 6 आ जाएगा। 1 और 1 में 2 जोड़ेंगे, फिर 1 और 1 2, यह जो है वह यह 4 है, यह 4 मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो इसमें चारों हैं, इसमें भी गुरुवार गिना गया है और इसमें भी गुरुवार गिना गया, गुरुवार दोनों में गिना गया है। तो हम इन दोनों को जोड़े हैं और यह जो है वह 7 दिनों का है। 8 दिनों का दिया गया है 226 डिग्री सेल्सियस और हम 7 दिनों का औसत निकाले हैं 196 डिग्री सेल्सियस। तो यह तो 8 दिनों का दिया गया है, यह 7 दिनों का। तो हम क्योंकि इसमें 8 में जो है वो गुरुवार 2 बार जोड़ा गया है, इसलिए एक दिन गुरुवार बढ़ गया। तो हम इसमें से घटाएंगे तो 6 में से 6 घटाएंगे आ जाएगा 0। इससे यह उधार लेगा तो हो जाएगा 12, 12 में से हम 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 30। यही जो होगा वह गुरुवार का तापमान होगा और हमसे गुरुवार का ही तापमान पूछा गया है, तो गुरुवार का जो तापमान होगा वह 30 डिग्री होगा और 30 डिग्री जो है
वह पहले विकल्प में दिया गया है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस शब्द का चयन करें जो समूह में बाकी शब्दों से सबसे कम समान है। तो इसमें जो कह रहा है सबसे कम समान है, या बड़ा, यह सबसे भी बड़ा होता है, यह विशाल, यह भी सबसे बड़ा है, और चौड़ा, यह भी कुछ इसी प्रकार से संबंधित है। और इसका जो सही जवाब है जो आरआरबी ने दिया है, वो इसका सही जवाब श्रेष्ठ दिया है। और मेरे हिसाब से इसका सही जवाब चौड़ा होना चाहिए था, जो कम समानता है। फिर भी आप इस प्रश्न का सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आरआरबी ने इसका सही जवाब श्रेष्ठ को माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक फार्मूले IUPAC नाम सामान्य नाम के गलत सेट को चुनिए। जो जवाब है वह गलत, जो सेट है वही हमें चुनना है। तो इसका जो दूसरा विकल्प है यही गलत है, क्योंकि यह जो प्रोपाइल एल्कोहल होता है उसका यह फार्मूला नहीं होता है। मतलब फार्मूले के हिसाब से इसका जो सही जवाब है वह नहीं है। और यही हमसे पूछा है कि गलत सेट हमें चुनना है, तो गलत सेट जो दूसरा है वही सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु प्रारंभिक वेग 14 मीटर पर सेकेंड है, तो उसे उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। और जी का मान दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसे हम हल करेंगे। तो प्रारंभिक वेग का मान दिया गया है, यानी यू का मान दिया गया है। जो प्रारंभिक वेग होता है वह यू होता है। यू का मान दिया गया है 14 मीटर पर सेकेंड। और भी होगा जो अंतिम वेग होगा, अंतिम वेग 0 होगा, क्योंकि कह रहा है कि उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में, जहां अंतिम रूप से पहुंचेगा वहां उसकी वेग 0 हो जाएगी। और टी का मान दिया गया है, टी का मान हमें ज्ञात करना है। टी का मान दिया नहीं गया, टी मान ज्ञात करना है। और ए को या हम जी मान ले, एक ही होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जब ऊपर की ओर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण माइनस की तरफ लगेगा। तो इसका मान दिया गया 9.8। तो हम फार्मूला रखेंगे। जो फार्मूला होता है वह होता है V बराबर U, क्योंकि वस्तु ऊपर की ओर जा रही इसलिए हम माइनस लगाएंगे GT। जो फार्मूला है वह यह है, V बराबर U माइनस GT। माइनस इसलिए लगाए हैं क्योंकि वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, और G लगा रहे हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण माइनस की तरफ लगेगा। तो ये इसी फार्मूला से हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ जो V का मान है वह 0 है, और जो U का मान है वह दिखाया गया है 14 मीटर पर सेकेंड, यानी लिखेंगे 14। माइनस G का मान दिया गया है 9.8, और T हमें ज्ञात करना है। तो T हम उसी प्रकार लिखेंगे। तो हम यह माइनस है, माइनस को इस पार ले आएंगे तो हो जाएगा 9.8। एक सेकेंड, यहाँ लिखेंगे 9.8 T बराबर 14, क्योंकि यह माइनस था, हम बराबर की इस पार ले आए तो प्लस हो जाएगा। तो 9.8 को हम 14 के नीचे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ गुणा में है तो यहाँ आ जाएगा भाग में। जब हम इसे 9.8 से जब हम 14 में भाग देंगे तो आ जाएगा 1.43 सेकेंड। और यही हमसे पूछा है कितना समय लगेगा, तो 1.43 सेकेंड समय लगेगा सबसे उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर। तो इसका सही जवाब होगा जो कि तीसरे विकल्प में दिखाया गया है, 1.43 सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी राशि पर 8% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष और 2 महीने का साधारण ब्याज
491.68 है। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो हम मूलधन ज्ञात करेंगे। तो जो साधारण ब्याज होता है वो होता है रेट गुणे समय। समय 1 वर्ष इधर दिया गया, 2 महीने इधर दिया गया, तो हम इसे पूरा जोड़ देंगे। तो जोड़ के हम लिखेंगे 14 महीने, और 14 महीने लिखे थे। उसके बाद इसे हम साल में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे। तो इसे हम हल करेंगे, तो 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 6 बार, इसे काटेंगे 3 बार 2 से, और 2 से काटेंगे 4 बार, यानी 28/3 होगा। यह रेट है, यही साधारण ब्याज है, और साधारण ब्याज का मान दिया गया है बराबर 491.68। यह रेट है, हमने रेट निकाला और रेट का मान दिया गया है साधारण ब्याज। एसआई का मान हमने निकाला है 28/3 और एसआई का मान दिया गया है 491.68। हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन होता है वो 100% के बराबर होता है। तो 100% का दाम हम निकालेंगे, तो 491.68 बटे 28 नीचे लिखेंगे, 3 ऊपर लिखेंगे और गुणे में 100 लिखेंगे। इधर ही लिखेंगे, गुणे में मान लीजिए यहाँ 100 लिख दे रहे हैं। जब इसे हम हल करेंगे पूर्ण रूप से, तो इसका सही जवाब जो आ जाएगा वो 5268 आएगा, और 5268 इसका सही जवाब होगा, जो कि चौथे विकल्प में दिखाया गया है। यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से स्कूल की ओर जाता है और 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा से अपनी गति बढ़ा देता है तो वह 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी कितना है, यह हमें ज्ञात करना है। तो हम इसे हल करेंगे। मान लीजिए एक फार्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर होता है S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब कितना समय पहले गया है, कितना समय बाद गया है, उसका जो अंतर होता है वही डेल्टा टी होता है। तो हम इसी फार्मूले से हल करेंगे। तो डिस्टेंस निकालेंगे। S1 पहले 10 है, फिर वह 3 किलोमीटर बढ़ा दे रहा है यानी 13 है, और इसका जो अंतर है वह 3 है। पहले वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है, उसके बाद 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। जब 5 मिनट देरी से और 4 मिनट पहले पहुंच गया तो हम इसका योग करेंगे। तो 5 और 4 करेंगे 9/60। हम 5 और 4 इसलिए जोड़ दिए क्योंकि वह 5 मिनट पहले देरी से पहुंचता था और 4 मिनट पहले पहुंच गया, यानी दोनों के बीच का जो अंतर होगा वह 5 मिनट देरी से और 4 मिनट पहले, इसका जो होगा वह 9 होगा। इसीलिए हम इसका योग कर दिए 9। और 60 इसलिए क्योंकि इसे घंटा में चेंज किए हैं, इसीलिए हम 60 लिखें। इसे हल करेंगे, यह 0 से यह 0 काट देंगे, 3 से काटेंगे इसे 3 बार में, फिर 3 से इसे काटेंगे 2 बार में, तो आ जाएगा 13/2। और इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 6 दूनी 12.5, यानी 6.5 किलोमीटर जो होगा वो इनके बीच की दूरी होगी। घर से और स्कूल के बीच की दूरी 6.5 किलोमीटर है। तो इसका सही जवाब होगा जो दूसरे विकल्प में दिया है 6.5 किलोमीटर डिस्टेंस होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित चित्रों में से अगला विकल्प चुनिए। यहाँ फिगर दिखाई दे रहा है, 4 फिगर दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ कौन सा फिगर आएगा, अगला फिगर, यही हमें चुनना है। तो पहले देखेंगे जो यह कुछ इस प्रकार से है, फिर कुछ इस प्रकार गया गोला, मतलब पहले उत्तर की ओर था, फिर पूर्व की ओर गया, फिर दक्षिण की ओर गया, फिर
पश्चिम की ओर गया। अब उसके बाद यह उत्तर की ओर जाएगा, जो कि ऊपर गोला बनेगा, कुछ नीचे इस प्रकार से बनेगा। पहले यह गोले में था, उसके बाद वर्ग में हो गया, फिर गोले में हो गया, फिर वर्ग में होगा। जो अब बनेगा वह गोले में बनेगा। यानी अब फिगर, जो अगला फिगर होगा वह कुछ इस प्रकार होगा। और ऐसा जो ऑप्शन है वह पहले विकल्प में दिखाया गया है, यही इसका सही जवाब है। और ऑप्शन देखेंगे हम इसका, जो ऑप्शन ए है वह दूसरे विकल्प में दिया गया है। आप भी जब भी प्रश्न हल करें और विकल्प का चूज करते समय बहुत ध्यान से चूज करें कि हमें कौन सा विकल्प किस ऑप्शन में दिया गया है, यह हमें ध्यान से देख के हल करना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस दूरी F पर रखे किसी बिंब की प्रतिबिंब के संदर्भ में कौन सा कथन लागू होगा। मान लीजिए इसे हम हल करके आपको थोड़ा दिखाते हैं। कह रहा है यह अवतल दर्पण है, यह वक्रता केंद्र है, यहाँ फोकस है। कह रहा है कि कोई वक्रता केंद्र वाली अवतल दर्पण पर फोकस पर रखी वस्तु, यहाँ पर कोई अगर वस्तु रखेंगे तो यहाँ से टकराएगा, कुछ इस प्रकार जाएगा, और एक फिगर जो कुछ इस प्रकार जाएगा। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वह अनंत पर बनेगा, और अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। फिगर जो यहाँ बनेगा, फिगर कुछ इस प्रकार बनेगा यहाँ। तो इसका सही जवाब जो होगा वो दूसरा विकल्प जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और अनंत पर बनेगा। यह ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनती है। तो अनंत पर बनने वाला यही दूसरा विकल्प है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। जो दूसरा विकल्प है इसका यही सही जवाब होगा। और हमसे कहा गया है लागू होने वाला कथन, यानी जो सही जवाब है वही हमें चूज करना है। तो इसका सही जवाब होगा वह दूसरा विकल्प है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्याप्त है। यहाँ कह रहा है कि श्री यक्स ने वर्ष 2000 में कितना अर्जित किया। पहला कथन है श्री यक्स ने 2003 में 7,000 अर्जित किया, जो कि 2000 में अर्जित राशि से 10% अधिक है। हम इससे प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं, क्योंकि 2000 में हमने कितना अर्जित किया यह हमें ज्ञात करना है। इसने कहा 2003 में हम 7,000 अर्जित किया। यह 2010 से 2000 में जो जितना अर्जित था उससे हम 10% अधिक अर्जित किया। यह 110 का मान है इतना। यानी अगर हमने 2000 में अगर हमने 100% अर्जित किया था तो 2003 में यह 7,000 हो गया, यानी 10% हमने अधिक अर्जित कर लिया। तो इससे भी हम ज्ञात कर सकते कि हमने 2000 में कितनी धनराशि ज्ञात करें। तो इसके नीचे लिखेंगे 110 और गुणे में 100, यानी इसका मान अगर हम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2000 में हमने कितना अर्जित किया था। यानी पहले विकल्प से तो हमने उत्तर निकाल सकते हैं, यानी पहला कथन सही होगा। दूसरा कह रहा है कि श्रीमती वाई जो कि यक्स की पत्नी है, श्री यक्स द्वारा अर्जित राशि का आधा अर्जित किया। यक्स द्वारा अर्जित राशि का आधा अर्जित किया। उन्होंने 2000 में कुल मिलाकर 9,000 अर्जित किया था। हमें मालूम है कि उन्होंने 9,000 अर्जित किया था, यह उसका आधा था। तो हम इसका अगर दोगुना कर देंगे तो 18,000, यानी उसने 2000 में कितना अर्जित किया था यह भी हमें मालूम हो गया। यानी हम इसका सही उत्तर पता करेंगे तो या तो 1 से हम उत्तर दे सकते हैं या तो हम 2 से उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा वह होगा या तो 1 या तो 2, और यह वाला विकल्प है वह दूसरे में दिखाया गया है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो 1 पर्याप्त है या तो 2, यही इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह का अंश नहीं है। इन चारों फिगर में एक संबंधित नहीं है, वही हमें ज्ञात करना है। यहाँ देखेंगे गोला और इसके अंदर जो रंगा हुआ कलर किया हुआ भाग है वह भी गोले में ही है। और यहाँ देखेंगे त्रिभुज है और इसके अंदर का जो कलर किया हुआ भाग है वह भी त्रिभुज में है। यहाँ देखेंगे अर्धवृत्त में है और इसके अंदर का जो कलर किया हुआ भाग है वह भी अर्धवृत्त के आकार में है। लेकिन चौथे में देखेंगे ये जो बाहरी है आकार वह षष्ठभुज है, लेकिन जो कलर किया हुआ है वह पंचभुज है। यानी यही जो है वह इन समूहों से संबंधित नहीं है और यही हमें ज्ञात करना है कि समूह से संबंधित जो नहीं है वही हमें बताना है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो डी वाला विकल्प है और डी वाला विकल्प जो है वह तीसरे में दिखाया गया है। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है। तो इसका सही जवाब होगा वह स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा जो है वह विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है। इसे याद कर लीजिए, यह कई बार प्रश्न पर पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। तो इसका सही जवाब होगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वह अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 60 ग्राम He यानी हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी। तो मोलों की संख्या हमें ज्ञात करने के लिए हमें फार्मूला होना चाहिए मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे सूत्र द्रव्यमान। यह फार्मूला होता है, यह हमें हमेशा के लिए याद कर लीजिए, जिससे आप मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान 60 है, यहाँ पर 60 ग्राम है, और जो हीलियम का द्रव्यमान होता है वो होता है 4। जब हम इसे काटेंगे तो आ जाएगा 15, यानी जो मोलों की संख्या है वह 15 है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे 15, जो कि चौथे विकल्प में दिखाया गया है, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 12 से विभाज्यता का नियम कहता है वह तो 4 से भी विभाज्य होना चाहिए 3 से, और 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि सभी संख्याओं का योग जो है वह 3 से विभाज्य होना चाहिए, और 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जो लास्ट का 2 डिजिट है वह विभाजित होना चाहिए, मतलब लास्ट के 2 संख्या 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो इसका सही जवाब देखेंगे वह तीसरा विकल्प है, ये इसका सही जवाब, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट इसमें भी कट रहा है 4 से, लेकिन इसका योग करेंगे 7 5 12, 12 8 20, 20 में 6 जोड़ेंगे 26 और 1 27। यह 27 जो है वह 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो यही जो तीसरा विकल्प हो वही इसका सही जवाब होगा। और सभी योग करेंगे, जैसे हम पहला योग करेंगे तो 8 2 10 5 15, 15 में 8 जोड़ेंगे 15 8 23 होता है, तो 23 3 से कटेगा नहीं। उसी प्रकार दूसरा भी जोड़ेंगे वह भी 3 से नहीं कटेगा, तीसरा जोड़ेंगे तो यह 3 से कटेगा, यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 4140 रुपये है। इसी राशि पर 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम हल करेंगे। पहले साधारण ब्याज दिया गया है तो 12 में 3 का गुणा करेंगे। इसे हल करके आप लोगों को दिखाते हैं। 12 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36,
जो एसआई है और एसआई मतलब साधारण ब्याज का मान दिया गया है, तो 16% का मान दिया गया है 4140 बटे 16 लिखेंगे और मूलधन के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो यह हमें 100% का मान जो आ जाएगा वो मूलधन होगा। तो पहले हम मूलधन ज्ञात करेंगे। 4 से इसे काटेंगे 4 बार, 4 से इसे काटेंगे 4 1 का 4, फिर 0 बढ़ा देंगे, 4 2 3 12 बचेगा 2, 4 5 20, 4 से इसे काटेंगे आ जाएगा 25, 25 का जब इसमें हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा, तो इसका जब हम सॉरी सर वो मैंने गुणा कुछ गलती कर दिया था उसमें, यहाँ गुणा करेंगे, फिर से आपको गुणा करके हल करके दिखा देते हैं। 12 में 3 का गुणा करेंगे आएगा 36 और मैंने वहाँ 16 लिख दिया था, यही गड़बड़ था इसलिए मैंने उसे मिटा दिया। फिर 36 का मान दिया गया है, ये एसआई है, एसआई का मान दिया गया है 4140, तो यह एसआई का मान दिया गया है। तो 36 मूलधन के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। जब हम इसे हल करेंगे तो आ जाएगा, इसे हल करने पर मान लीजिए 12 से इसे काटेंगे 3 बार, 12 से इसे काटेंगे तो 12 3 36 बचेगा 5, हो जाएगा 54, 12 चौक 48 बचेगा 6, 12 पंचे 60। फिर इसे हम काटेंगे 3 से, 3 1 का 3, 3 1 का 3, 3 5 15, यानी 11,500 जो होगा इसका मूलधन है। तो मूलधन हम लिख देते हैं 11,500। मैंने इसे हल करना है कि इसी राशि पर 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम 8% की दर से 2 वर्ष का अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है, चाहे आप उससे हल कर सकते हैं या फिर हम जैसे मैं बताता हूँ उस प्रकार से हल कर सकते हैं। जैसे हम 2 वर्ष का 8% के साधारण ब्याज से रेट निकालना चाहिए तो लिखेंगे 8 + 8 और प्लस 8 × 64 बटे 100, तो इससे होगा 8 8 16.64। यह जो है वो 2 वर्ष का रेट है, वह भी 8% की दर से, यही हमें ज्ञात करना है क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे 16.64 बटे 100। तो जब हम ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 2 0 और लिख देंगे। जब हम इसे पूर्ण रूप से हल करेंगे तो आ जाएगा 1913.60। यह रेट है 2 वर्ष का 8% के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 1913.60 रुपये। तो इसका सही जवाब है वह चौथे विकल्प में दिया गया है, यह इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए सेटों के समूह से उस सेट का चयन करें जो मेल नहीं खाता है। तो हम देखेंगे यह चारों जो ऑप्शन है इसमें से एक जो है वो इन चारों में से मेल नहीं खाता, वही हमें ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे 2 से 7 में गुणा करेंगे आ जाएगा 14, फिर 2 से 8 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16, उसी प्रकार 5 से 7 में गुणा करेंगे आ जाएगा 35, 5 में 8 से गुणा करेंगे आ जाएगा 40, 3 से 7 में गुणा करेंगे आएगा 21, 3 से 8 में गुणा करेंगे आ जाएगा 24, यानी इन तीनों में 7 से 8 से गुणा करने पर आ रहा है। जबकि दूसरा विकल्प है इसमें 5 से गुणा हुआ है और 6 से गुणा हुआ है। तो यह जो दूसरा विकल्प है वह इन चारों से संबंधित नहीं है और यही हमें ज्ञात करना था। तो इसका सही जवाब जो होगा वह दूसरे विकल्प में जो दिया गया है 6, 30 और 36, ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट की राष्ट्रीयता क्या है। तो ये जो आलिया भट्ट है वह ब्रिटिश है, इनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश है, भारत की नहीं है। भारत की नागरिकता इन्हें नहीं प्राप्त है, इन्हें ब्रिटिश की नागरिकता प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु O से यात्रा करता है और बिंदु A तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर पूर्व की दिशा की ओर चलता है, दाहिने मुड़ता है और बिंदु B तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर की यात्रा करता है और दाहिने मुड़ता बिंदु C तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर यात्रा करता है और दाहिने मुड़कर बिंदु D तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब वह बाईं ओर मुड़कर बिंदु E तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर वह दाहिने मुड़कर F तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर यात्रा करता है। हमसे पूछा है उसके शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या है, यही हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम हल करके आपको दिखाते हैं। तो हम इसे हल करेंगे तो मान लीजिए यहाँ हम लिखते हैं O शुरुआती बिंदु, यहाँ से वह पूर्व की ओर गया 20, यहाँ से मान लीजिए 20। फिर A पूर्व की ओर गया, फिर A से दाहिने मुड़ा B तक पहुँचने के लिए यह 10 किलोमीटर चला। फिर दाहिने ओर मुड़ा C तक पहुँचने के लिए 9 चला। उसके बाद कह रहा है फिर दाहिने मुड़ा D तक पहुँचने के लिए 5। उसके बाद कह रहा है D तक पहुंचने के लिए 5। अब वह बाईं ओर मुड़ा, यहाँ से हम देखेंगे तो बाईं कुछ इस प्रकार होगा। तो बाईं ओर मुड़ा और 12 चला E तक पहुंचने के लिए। उसके बाद दाहिने ओर मुड़ा और 6 चला, यहाँ से दाहिने ओर मुड़ा और F तक 6 चला, 6 किलोमीटर तक चला, F तक पहुँच गया। अब कह रहा है कि हमें शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु, यहाँ जो है F वह अंतिम बिंदु है, O जो है वह शुरुआती बिंदु है। इसे हम हल करेंगे तो मान लीजिए यह जो सीधी रेखा है नीचे से, एक तो 9 है एक तो 12 है, इसे जोड़ेंगे तो नीचे पूरी 21 हो जाएगी। 9 और 12 जोड़ेंगे 21 किलोमीटर। और यहाँ पर से यहाँ पर देखेंगे यह 5 किलोमीटर है, C से D 5 किलोमीटर, E से F 6 किलोमीटर। 5 और 6 यह तो पूरा 11 हो गया। यहाँ के और यहाँ के बीच की दूरी 11 किलोमीटर है। लेकिन A और बिंदु B इसके बीच की दूरी 10 ही है, यानी 1 किलोमीटर यहाँ से यह एक्स्ट्रा चला है। यहाँ से देखेंगे 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया है, तो यह टोटल 21 किलोमीटर की दूरी थी। और यह जो है वह 20 किलोमीटर चला है O से, यानी कुछ यहाँ तक पहुँचा होगा। यहाँ O है और 1 किलोमीटर यहाँ बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा F। यही हमें दूरी ज्ञात करनी थी। यह वाला 1 किलोमीटर है और यह वाला भी 1 किलोमीटर है और इन्हीं के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस होता है F और O के बीच की दूरी होता है आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों ओर 1-1 किलोमीटर है। तो हम इसे जब निकालेंगे F और O तो हो जाएगा अंडर रूट में 1 + 1, यानी अंडर रूट में 2। अंडर रूट में 2 जो होगा यही इसका सही जवाब होगा। और यह जो दिया गया वह दूसरे विकल्प में दिया गया है, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है, यह हमें ज्ञात करना है। तो मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम पहले फार्मूला बताए थे। मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए दिया गया द्रव्यमान, यह फार्मूला है, दिया गया द्रव्यमान बटे सूत्र द्रव्यमान, यह फार्मूला होता है मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो हम पहले सूत्र द्रव्यमान ज्ञात करेंगे ग्लूकोज का। ग्लूकोज होता है C6H12O6, कार्बन का होता है 12 में 6 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 72। हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु द्रव्यमान, तो 12 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 है और इसके अणु जो है वो 12 है, तो +12।
और ऑक्सीजन का होता है 16 और इसके परमाणु क्रमांक 6 है, मतलब इसका द्रव्यमान 16 होता है और इसके जो अणु मौजूद है वह 6 है। तो 16 में 6 का गुणा करेंगे आ जाएगा 96, इसका योग करेंगे तो आ जाएगा 6 2 8, 8 2 10, 9 1 10, 7 17 1 18। तो जो सूत्र द्रव्यमान है वह 180 है। हमें मोलों की संख्या ज्ञात करना है, तो मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान 540 बटे सूत्र द्रव्यमान जो हमने निकाला है 180। जब ये 180 को 54 में काटेंगे तो 3 बार जाएगा, क्योंकि 18 3 54 होता है, 0 से 0 कट गया, तो जो मोलों की संख्या है वह 3 है। तो मोलों की संख्या 3 है, जो कि दूसरे विकल्प में दिया गया है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब जो है वह तीसरा सही जवाब होगा, क्योंकि यह जो अन्य जो दिखाई गया है आकृति उसके अंदर कुछ दूसरे तरह से बनाया गया फिगर है। कुछ इस प्रकार से फिगर है, किसी में कुछ इस प्रकार से फिगर है, किसी में कुछ इस प्रकार से फिगर है। तो हमें ज्ञात करना था कि जो समूह से संबंधित नहीं है, तो सी वाला विकल्प देखेंगे। जैसे ऊपर वर्ग है उसी तरह नीचे भी वर्ग है, यही जो होगा वो समूह से संबंधित नहीं होगा। तो इसका सी वाला जो है विकल्प वो तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कोड भाषा में यदि इतने को इतना लिखा गया है QUANTIGING को लिखा गया है TNAUQGNIGZI लिखा गया है। हमसे पूछा गया है इसे किस में लिखेंगे, तो पहले देखते हैं यह किस तरीके से लिखा गया है। तो लिखा गया है QUANTIGING जी लिखा गया है। तो इसे लिखा गया है TNAUQGNIZI। तो आप ध्यान से देखेंगे, जो यह 4 संख्या है और यह 1 2 3 4 5, यह जो 5 संख्या है और यह 5 संख्या, इन 5 संख्या को पहले उल्टा करके लिखा गया। टी को यहाँ लिखा गया, एन को यहाँ लिखा गया, ए को यहाँ लिखा गया, यू को यहाँ, क्यू को। उसी प्रकार ये जो पीछे 5 संख्या इसे भी कुछ उल्टा करके लिखा गया। पहले जी लिखा है, उसके बाद एन लिखा गया, उसके बाद आई लिखा गया है, उसके बाद जेड लिखा गया, उसके बाद आई लिखा गया। यानी 5 संख्या को उल्टा करके लिखा गया। तो हम इसे भी 5 संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5। तो पहले लिखेंगे सी, उसके बाद ROXE, उसके बाद इस 5 संख्या के लिखेंगे GNIZI। यही इसका सही जवाब होगा। और यह जो है वो तीसरे विकल्प में दिखाया गया है, यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्रीय के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका जो पहला ही ऑप्शन है वही सत्य नहीं है, क्योंकि जो अर्धसूत्र होता है इसका परिमाणी कोश जो होता है सूत्रों की संख्या का दोगुनी नहीं होता है, और इसमें लिखा गया है कि सूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है, यही गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया था। तो इसका जो पहला विकल्प है यही गलत है। यह होता है, यह दोगुना नहीं होता है, और इसमें लिखा गया है दोगुना हो जाता है, यही गलत है और हमसे गलत सत्य पूछा गया था, गलत। तो पहला इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक साइकिल सवार 5 मिनट में 500 मीटर दूरी तय करता है, तो
यदि साइकिल सवार की गति को बरकरार रखे, मतलब जो पहले स्पीड था अभी भी वही है, तो आधे घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो कह रहा है चाल जो होता है वह दूरी बटे समय, दूरी है 500 मीटर और समय है 5 मिनट। हमने मिनट को मिनट में ही रखा है, सेकंड में नहीं चेंज किया है, क्योंकि आधा घंटा को भी हम मिनट में ही रखेंगे। तो हमें कह रहा है कि चाल जो पहले था वही था, पहले जो चाल है मैंने वही चाल रखा है, जो 30 मिनट मतलब आधा घंटा जो होता है, आधा घंटा 1/2 जो होता है वह 30 मिनट के बराबर होता है। हमने यह चाल मान लिया है और यह समय है। हमें दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी बराबर जो होता है वह चाल गुणे समय होता है। तो हमने चाल रखा है 500 मीटर बटे 5 मिनट, यह चाल हो गया, यह समय हो गया। तो हम इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 6 में इसे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 पचे 30, यानी 3000 मीटर हो जाएगा। और हमसे पूछा है किलोमीटर में कितनी दूरी तय करेगा, तो किलोमीटर में हमने 1000 से इसे भाग दे देना है, तो हो जाएगा 3 किलोमीटर दूरी तय करेगा। और 3 किलोमीटर दूरी जो है वह दूसरे विकल्प में दिखाया गया है, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जब एक प्लाईवुड को 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर में ऊंचाई कितनी है, यह हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम हल करेंगे। एक टुकड़ा का जो है लंबाई वह दिया गया है 0.23 सेंटीमीटर, तो हमें 472 टुकड़े की लंबाई ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 0.23/1 गुणे 472 सेंटीमीटर, और इसे हमें मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे, क्योंकि यह सेंटीमीटर है और हमें मीटर में बदलना है, क्योंकि मीटर में ऊंचाई पूछी है। यहाँ देखिए, तो हम 100 से भाग दे देंगे। जब हम इसमें इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 108.65 और नीचे जो है वह 100 है। जब हम 100 से इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 1.0856, यही इसका सही जवाब होगा, और जो कि चौथे विकल्प में दिखाया गया है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही या गलत है। तो निम्न कथन दिया गया है मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था, यह तो पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है गुणसूत्र कारक का वाहक है, तो यह भी सही है। जो गुणसूत्र है वो कारक का वाहक भी होते हैं, डीएनए भी होता है और जीन भी होता है, और गुणसूत्र भी कारक का वाहक होता है। और जो चौथा कह रहा है कि तीसरा मानव अंग की भुजाएं पक्षियों के पंख के अनुरूप होते हैं, यह गलत है। यानी केवल पहला और दूसरा सही है और तीसरा गलत है। तो उत्तर दिया गया है पहले में कि केवल एक और बी सही है जबकि सी गलत है, यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यह चारों फिगर दिखाई दे रहा है, इसमें कह रहा है उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। इन चारों में से एक समूह से संबंधित नहीं है, वही हमें ज्ञात करना है। यहाँ हम देखेंगे दो जो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है गोला, वह अंदर की तरफ है। इसमें भी देखेंगे दो अंदर की तरफ है, और इसमें भी देखेंगे दो अंदर की तरफ है, और दो बाहर की तरफ गोले बने हैं। इसमें भी दो बाहर की तरफ गोले बने हैं, और इसमें भी दो बाहर की तरफ गोले बने हैं। जबकि जो बी वाला विकल्प है इसमें 3 अंदर की तरफ गोले बने हैं, और यही समूह से संबंधित नहीं है। और इसी प्रश्न का जवाब होगा वो बी होगा, और बी जो है वो पहले विकल्प में दिखाया गया है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो निम्नलिखित में धात्विक ऑक्साइड को बताइए जो अन्य से भिन्न है। जो अन्य से भिन्न है तो धात्विक ऑक्साइड जो होगा वह Al2PAl2O3 होगा, वह होगा सही जवाब, क्योंकि यही धात्विक ऑक्साइड है जो अन्य से भिन्न है। क्योंकि यह जो Al2O3 है यह एक उभयधर्मी है, उभयधर्मी है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया कि Al2O3 एक होता है PbO, यह होता है और यह होता है, ये दोनों उभयधर्मी होते हैं और बाकी यह सब क्षारीय हैं। MgO, CO, CaO, N2O यह सब क्षारीय है, जबकि Al2O3 यह उभयधर्मी है। और यही हमसे पूछा है कि जो अन्य से भिन्न है, तो जो दूसरा विकल्प है वह सही जवाब होगा। अगला कह रहा है यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन का बल के साथ 20 मीटर दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति, तो शक्ति होता है P बराबर होता है W/T और W का एक फार्मूला होता है mgh/T और mg होता है वह न्यूटन होता है, यानी वह बल होता है। h जो होता है वह हाइट होता है या दूरी मान सकते हैं, इसमें दूरी दिया गया, इसमें दूरी मान लेंगे। बाकी h जो होता है वह हाइट होता है, तो लिखेंगे P बराबर mg का मान दिया गया है 600 और हम h के लिए लिख लेते हैं 20 मीटर और दिया गया है 4 मिनट। मिनट को हम सेकेंड में बदलेंगे, 60 से भाग दे देंगे। इसे हम काटेंगे इससे 10 बार में और 4 से हम इसे काटेंगे 20 को 5 बार में, 4 पचे 20 और 5 का हम 10 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 50। और पावर की जो इकाई होती है वह वाट होती है, तो 50 वाट इसका सही जवाब होगा, जो कि दूसरे विकल्प में दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यूनाइटेड किंगडम में भारतीय मूल के लड़के का नाम बताइए जो कि 1 दशक से कम आयु का आवेदक बना है, जिसने मेंसा IQ परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंस जैसी प्रतिभाओं को हरा दिया है। तो इसका सही जवाब होगा मेहुल गर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो यह जो फिगर देखेंगे इन चारों में से एक भिन्न है, वही हमें ज्ञात करना है। यह देखेंगे ये जो फिगर कुछ दूसरे मतलब विपरीत दिशा में मुँह करके है, इसमें भी फिगर यह जो है विपरीत दिशा में करके है और चौथे में भी विपरीत दिशा करके मुँह करके हैं फिगर, जबकि तीसरा में जो है वह एक ही दिशा की तरफ करके है। यह जो तीसरा विकल्प होगा वही इन समूह से भिन्न होगा, तो इसका सही जवाब होगा वह C है, जो कि दूसरे विकल्प में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कह रहा है A और B एक साथ करके 12 दिनों में एक कार्य को पूरा करते हैं, जबकि A अकेला 15 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन A कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले इसे छोड़ देता है। A और B एक साथ मिलकर कितने दिन कार्य किया, यह हमें ज्ञात करना है। तो हम इसे हल करेंगे, हल करके आप लोगों को दिखाएंगे। जो कह रहा है कि A और B यह 12 दिन में करते हैं, A अकेला 15 दिन में करता है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे 60 हो जाएगा। 12 से इसका क्षमता 5 होगा और इससे भाग देंगे तो 4 होगा। A B मिलकर 5 काम कर रहे हैं और B जो A अकेला जो है वह 4 काम कर रहा है, यानी B की जो क्षमता होगी वह 5 में से 4 घटा देंगे यानी 1 होगी। B की क्षमता 1 है और कह रहा है कि कार्य समाप्त होने से 10 दिन पहले A ने कार्य छोड़ दिया। टोटल कार्य था 60, हमने A से 10 दिन और कार्य करा दिया, तो A ने एक दिन में 4 कार्य किया, 10 दिन में 40 कार्य करेगा, तो टोटल जो कार्य हो जाएगा 100। और यह हमें
दोनों से मिल कर कराना है। ए और बी से ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 1 है, यानी इससे काटेंगे तो आ जाएगा 20 दिन तक उन्होंने कार्य किया है। हमसे पूछा है ए और बी मिल कर कितने दिन तक कार्य किया। 20 काम तक तो सब ने काम किया है, उसमें ए ने 10 दिन तक पहले कार्य छोड़ दिया था, तो हम 20 में से 10 जो इसका 10 ए का 10 दिन हम एक्स्ट्रा कार्य जोड़े थे, तो हम ए का 10 कार्य निकाल दे रहे हैं, 10 दिन का कार्य, तो बचा 10 दिन। तो 10 दिन थे वो ए और बी ने मिल कर कार्य किया था, तो इसका सही जवाब होगा वो 10 दिन होगा, जो कि चौथे विकल्प में दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कक्षा में 35 छात्रों के स्कूल बैग का कुल वजन 449.75 किलोग्राम है था। यदि प्रत्येक छात्र केवल एक स्कूल बैग लेता है तो प्रत्येक स्कूल बैग का औसत वजन कितना है। तो हम इसे हल करेंगे। 35 छात्र हैं और कुल का वजन है 449.57 और एक 35 जो छात्र हैं, 35 छात्र, प्रत्येक छात्र एक बैग ले रहा है, तो हम 35 से इसमें भाग दे देंगे। 35 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 12.85, यानी प्रत्येक बैग का जो औसत वजन होगा वो 12.5 ग्राम होगा, 85 ग्राम होगा, जो कि तीसरे विकल्प में दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 0.16 और 0.64 का मध्यानुपात का जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में इन दोनों का गुणनखंड, मतलब गुणा करेंगे। ए बी होता है अंडर रूट में, माध्य होता है जो वो होता है ए बी, तो हमें माध्य ही ज्ञात करना है, मध्यानुपात। तो मध्यानुपात का करेंगे अंडर रूट में, ए का मान है 0.16 और दूसरे का 0.6 और 4। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 0.8 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा गुणे 0.4। तो 8 में 4 का गुणा करेंगे आ जाएगा 48। 8 में 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 48। तो जो होगा 8 में 4 का गुणा करने पर आ जाएगा 48 और यही इसका सही जवाब होगा। नहीं, 8 में 4 का गुणा करेंगे आएगा 32, मैंने गलती से 48 कह दिया, सॉरी। 8 में 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 32 और 32 इसका सही जवाब होगा। तो 0.32 जो है इसका सही जवाब होगा। तो 0.32 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है